राजमहल। चैप्टर 1, भ्रम या हकीकत। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे होते हैं और विशाल होटल राजमहल में अपने इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। थोड़ी देर में विशाल घर को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का मौसम एकदम से बदलने लगता है। पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है। रह रहकर बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। एकदम से घर की बिजली गुल होती है और हर तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। विशाल ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है और खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी शाम तक तो सब ठीक था, अब ऐसे मौसम में ये टैक्सी कैसे मिलेगी? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तेज बारिश होने लगती है। उस वक्त का माहौल भी जैसे विशाल को होटल राजमहल जाने से रोक रहा हो, मानो वो आने वाले किसी खतरे का अंदेशा हो। लेकिन कुदरत के इस इशारे से अनजान विशाल जल्दी से टैक्सी ढूंढने लगता है। हवा और बारिश उस वक्त इतनी तेज हो रही होती है कि विशाल एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है तो वही तूफानी हवाएं विशाल को वापस 3 कदम पीछे की ओर धकेल देती हैं। विशाल को इस नौकरी से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए विशाल कैसे भी करके बस इस नौकरी को हासिल कर लेना चाहता है। बस आज कुछ भी करके मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर सब काम आसान हो जाएगा, खुद में बड़बड़ाते हुए विशाल ने कहा। कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद विशाल के पास आकर एक टैक्सी रुकती है। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है साहब? विशाल ने बड़ी खुशी से कहा, होटल राजमहल। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या कहा? राजमहल? लेकिन ऐसे किसी नाम का तो कोई होटल नहीं है यहां। लेकिन अगर आपके पास पता हो तो मैं ले जा सकता हूं आपको वहां। हाँ हाँ पता है ना, विशाल ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया। विशाल के बताए रास्ते पर चलते चलते टैक्सी ड्राइवर ने लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी रोक दी और डरते हुए बोला, बस सर, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। विशाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? बस पहुंच ही गए हैं हम। विशाल ने अपना फोन देखते हुए कहा, जिस पर टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, आपका फोन भी खराब है और आप भी पागल हैं, या फिर मुझे पागल समझ रखा है? इससे आगे कब्रिस्तान है, कोई राजमहल नहीं। मैं नहीं जाने वाला आगे, अब मेरे पैसे दो और उतरो मेरी गाड़ी से। ड्राइवर की बात सुनकर विशाल हैरान हो गया और वो बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जॉब इंटरव्यू है भैया अभी वहां। विशाल की बात पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अच्छा इंटरव्यू, वो भी रात को 11 बजे? चलो चलो किसी और को पागल बनाना, मेरे पैसे दो और निकलो यहां से। इतने में विशाल चुपचाप टैक्सी वाले को पैसे देकर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर जाता है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे तैसे विशाल ने अपना फोन बाहर निकाला और लोकेशन चेक की तो उसके होश उड़ गए। 5 मिनट की दूरी पर एक कब्रिस्तान है, ये क्या लोकेशन दिखा रहा है? विशाल बड़बड़ाया। विशाल ने अपने सामने देखा, वहां लोहे का एक जंग लगा गेट है जो अपनी जर्जर हालत में एक और लटक रहा है। अपने साथ छाता लिए विशाल उसी गेट से थोड़ा आगे बढ़ने लगा। वहीं उसे अपने सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखा, जहां गहरा अंधेरा देखकर उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अंधेरे में ठीक से ना दिखाई देने की वजह से विशाल धप से एक गड्ढे में गिर गया, जो कि एक खुदी हुई कब्र थी। गिरते ही वो दहशत में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंधेरे में एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार विशाल और ज्यादा जोर से चिल्लाया, जैसे कि गले की नसें फट पड़ने को बेताब हो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी! उस बारिश से भरी अंधेरी रात में उस हाथ के मालिक के सिवा वहां और कोई नहीं था। तभी एक टॉर्च की रोशनी के साथ अंधेरे को रास्ता दिखाते हुए उस हाथ के मालिक का चेहरा नजर आया। विशाल चौंक गया और उसने रोशनी के बीच देखा एक बूढ़ा चेहरा, जिसके सिर पर एक लाल पगड़ी है और माथे पर उम्र की कई लकीरें नजर आ रही हैं। वहीं आंखें इतनी ज्यादा गहरी
कि जैसे उनमें कई राज दफन हों। अपने एक हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो विशाल की ओर घूर घूर कर देख रहा है। अपने पहनावे से वो बूढ़ा शख्स विशाल को इस कब्रिस्तान का चौकीदार मालूम हुआ। खुद को संभालते हुए पहले तो विशाल कब्र से बाहर निकला और थोड़ा घबराते हुए उस बुजुर्ग से पूछा, अरे चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये होटल राजमहल कहाँ है? होटल राजमहल का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों में एक दहशत नजर आने लगी और घबराहट में अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी ने विशाल के थोड़े नजदीक जाकर कहा, भाग जाओ यहां से। तभी वहां जैसे ठंडी और तेज हवा का एक झोंका सा आया और वो बुजुर्ग बेहद डर गया और उसने विशाल को धीमी गहरी आवाज में कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, जाओ, भाग जाओ, अभी भाग जाओ यहां से। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान के अंदर फैले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। विशाल उस बुजुर्ग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सहम सा गया। कोई पागल वागल लगता है शायद, विशाल ने अपने मन को समझाते हुए कहा। फिर उस बूढ़े चौकीदार को नजरअंदाज करते हुए विशाल वहां से थोड़ा मुड़ा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। उस वक्त घड़ी के कांटे 10:59 बजने का इशारा करते हैं। विशाल झल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, ये तो इंटरव्यू का टाइम होने वाला है और अभी तक मुझे होटल भी नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि घड़ी में 11 बजते हैं और अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका विशाल को महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो और देखते ही देखते वहां के माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है ये। अभी विशाल अपने आसपास हुए बदलाव को महसूस कर ही रहा होता है कि विशाल की नजर सामने खड़ी एक महल नुमा बिल्डिंग पर पड़ती है। अरे वो रहा सामने मेरी सारी मुश्किलों का हल, होटल राजमहल। खुशी से चिल्लाते हुए विशाल ने कहा। एक बड़ी सी सफेद रंग की बिल्डिंग जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो बदलते समय के साथ होटल ने भी अपने ऊपर बहुत कुछ झेला हो। उस होटल का रंग समय के साथ पीला पड़ गया है और होटल राजमहल का बोर्ड भी टूटा हुआ है, जिसमें से महल गायब है और बचा हुआ है तो सिर्फ राज, अनगिनत राज। एक पल के लिए विशाल ये देखकर चौंक जाता है और उसे अपने सामने होटल का बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा किसी किले के दरवाजे की तरह 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा होता है। विशाल ने जैसे ही होटल के दरवाजे को छुआ, वो बस अपने आप ही खुलता चला गया और अंदर से राजमहल में पसरा सूनापन ठंडी हवा के झोंके के साथ आया, जो विशाल को एक सिहरन दे गया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा विशाल ने देखा, वो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अपने नाम की तरह दिख रहा है वो पूरा राजमहल। विशाल जैसे ही होटल के अंदर गया, होटल का दरवाजा पीछे अपने आप ही बंद हो गया। विशाल को थोड़ी हैरानी हुई कि ये दरवाजा खुद से खुलकर खुद ही कैसे बंद हो गया। विशाल ने आगे देखा तो अचानक होटल की लाइटें जगमग जगमग होकर बंद हो गईं। पूरे होटल में गहरा अंधेरा छा गया था। विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। वहां इतनी शांति है कि विशाल अपनी दिल की धड़कन भी सुन पा रहा है। तभी विशाल ने हिम्मत करके कहा, कोई है क्या यहां? हेलो। विशाल बस इतना ही बोल पाता है कि एकदम से पूरे होटल की लाइट्स वापस जल जाती हैं, मानो वो होटल विशाल की बातें सुन रहा हो। विशाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरे होटल में सफेद रंग का मखमल का कालीन बिछा हुआ है। होटल की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की ओर देखकर तो विशाल की आंखें बड़ी हो गई। किसी तस्वीर में किसी का सिर कटा हुआ है तो किसी में किसी की आंख नहीं है। पूरे होटल में विशाल को अजीब सी फूलों की डेकोरेशन नजर आती है। विशाल ने ऐसे फूल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते, इसीलिए विशाल उन फूलों को देखने के लिए उनके करीब जाता है, पर उन फूलों की गंध से विशाल का सर चकरा जाता है। वहां से दूर जाते हुए
विशाल धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ता है। इतने बड़े होटल में ना तो विशाल को कोई गेस्ट नजर आता है और ना ही कोई स्टाफ। रिसेप्शन को ढूंढते ढूंढते वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। विशाल चलते हुए एक बहुत बड़े गलियारे तक पहुंच जाता है, जहां उसे बाईं ओर सीढ़ियां नजर आती हैं। वहीं दाईं तरफ एक दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। विशाल गौर से उस शीशे में देखने लगता है। तभी विशाल को अपने साथ साथ 2-3 लोगों के अक्स नजर आते हैं, जिनका चेहरा जला हुआ है। चेहरे पर जहां तहां से मांस के टुकड़े गिरते जा रहे हैं। तभी अचानक से वे चेहरे उसे ही घूरते हुए नजर आने लगते हैं। यह नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है और उसके गले से इससे पहले कि कोई आवाज निकल पाती, पल भर में वो साए अपने आप आईने में जैसे सिमट जाते हैं। विशाल को अपनी नजरों पर ही जैसे विश्वास नहीं होता। विशाल खुद से बड़बड़ाता है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वहीं होटल का माहौल ठंडा होने के बावजूद विशाल के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। कुछ देर बाद होटल का मुआयना करते करते विशाल होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां जाकर घबराते हुए आवाज देता है, कोई है यहां? किसी की आवाज ना आने पर विशाल थोड़ा जोर से बोलता है, अरे कोई है भी यहां? तभी अचानक रिसेप्शन डेस्क के नीचे से एक आदमी उठता है और विशाल के सामने उसकी आंखों में देखकर उसे उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। ऐसे अचानक से एक आदमी को अपने सामने देखकर विशाल चौंक जाता है। उस आदमी की हालत देखने में बहुत खराब लग रही होती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और आंखें एकदम लाल, जैसे कि वो परसों से सोया ना हो, जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। उस आदमी के पागलों की तरह बाल बिखरे हुए हैं और होठ एकदम सूखे दिखाई पड़ते हैं। वो देखने में काफी दुबला और बदहवास हालत में नजर आ रहा होता है। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने बड़े होटल में एक ऐसा दिखने वाला आदमी आखिर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी धीरे से विशाल से पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? ऐसा सवाल सुनकर विशाल हैरान हो जाता है और हां में अपना सर हिलाता है। बस इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे में एक अलग सुकून नजर आने लगता है और वो खुशी खुशी विशाल को बताता है, मैं यहां का रिसेप्शनिस्ट हूं और प्लीज तुम थोड़ा धीरे बात करो। विशाल उस आदमी से पूछता है, अरे तुम मुझे धीरे बोलने को क्यों बोल रहे हो? और यहां होटल में भी कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई गेस्ट है और ना कोई स्टाफ। तुम अकेले ही सब कुछ संभालते हो क्या? विशाल की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उस आदमी ने विशाल से पूछा, तुम यहां नौकरी के लिए आए हो? विशाल के हां कहते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने एक कागज में कुछ लिखा और विशाल की ओर बढ़ाया। उस कागज पर लिखा था कि सामने टंगे बोर्ड पर अपना नाम लिखो। विशाल उस कागज को पढ़कर थोड़ा हैरान हो गया। फिर विशाल पीछे मुड़ा और उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। विशाल बोर्ड के पास गया और उस पर अपना नाम लिख दिया, विशाल वर्मा। विशाल ने बोर्ड पर जैसे ही अपना नाम लिखा, पूरे होटल की लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लगी और विशाल को ऐसा महसूस हुआ मानो वो जगह एक बार पूरी की पूरी हिल गई हो। विशाल का सर चकरा गया और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रिसेप्शन पर खड़ा वो आदमी जोर से चिल्लाया, अब सब तुम संभालो, मैं तो चला। और झट से वो आदमी वहां से भागने लगा। उस आदमी को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी काला पानी की सजा से आजाद हो गया हो। विशाल ने उस आदमी को भागते हुए देखकर पूछा, अरे सुनो, ऐसे कहां भागे जा रहे हो? लेकिन वो आदमी तो ऐसे भागा जैसे उस आदमी ने कुछ सुना ही ना हो। विशाल ने फिर बोला, अरे मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या है? लेकिन तब तक वो आदमी होटल से बाहर निकल चुका था। विशाल खुद से बड़बड़ाया, अजीब आदमी है, ऐसे भागा जैसे सामने भूत देख लिया हो।
विशाल रिसेप्शन की ओर मुड़ा तो विशाल को वहां एक नोट नजर आया जिस पर लिखा था, रीच रूम नंबर 703 ऑफ 7th फ्लोर फॉर इंटरव्यू। विशाल 7वें फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट ढूंढने लगा और उसे अपने सामने लिफ्ट दिखाई दी। उसने बटन दबाकर लिफ्ट खोली और 7 नंबर प्रेस किया। धड़ाम की आवाज से लिफ्ट चली और अंदर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। लाइट्स दोबारा से जली और उसे अपने सामने कुछ 7-8 लोग नजर आए। जैसे ही उसने उनके चेहरों की तरफ देखा, सब कुछ तो था सिवाय उनके आंखों के। डर के मारे विशाल का बुरा हाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी लाइट्स दोबारा से बंद हो गई और फिर जब लाइट्स जली तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी लिफ्ट रुककर खुल गई और विशाल ने रूम नंबर ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और विशाल को दाईं तरफ में रूम नंबर 703 दिखाई दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक तेज हवा का झोंका आया और हवा में एक औरत की आकृति उभरने लगी। विशाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आकृति ने विशाल के कान के पास आकर कहा, आखिरी मौका है, भाग जाओ यहां से। जैसे ही उस ओर विशाल ने देखा, वो आकृति पल भर में दीवार में देखते देखते समा गई। विशाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे अचानक से ठंड महसूस होने लगी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए विशाल आगे बढ़ने लग जाता है। उसके साथ ही उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं, मगर विशाल उन सबको दरकिनार करके तेज तेज कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। विशाल उस कमरे के बाहर जाकर जैसे ही नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाता है तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। विशाल धीरे से कमरे के अंदर दाखिल होता है। उसे वहां अंदर कमरे में कोई नजर नहीं आता। विशाल हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि तभी विशाल की नजर सामने खुले हुए दरवाजे पर गई, जहां से उसे पानी की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। और जैसे ही विशाल उस दरवाजे के अंदर गया, वहां का नजारा देखते ही विशाल के होश उड़ गए। अंदर एक बला की खूबसूरत लड़की बाथ टब में नहा रही होती है और धीमे धीमे कोई गाना गुनगुना रही होती है। विशाल उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। एकदम कोरी त्वचा, सुंदर बड़ी बड़ी सजीली आंखें, गुलाब से नरम होंठ, ठुड्डी पर एक काला तिल, और वो लड़की बाथ टब के अंदर झाग से लिपटी नहा रही होती है। उसका आधा बदन साबुन के झाग में लिपटे होने के बावजूद भी नजर आ रहा होता है। उस लड़की की मखमली बदन की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसे देख एक हल्की सी सिसकारी विशाल के मुंह से निकल जाती है। तभी विशाल खुद पर काबू करते हुए अपनी नजरें वापस दरवाजे की ओर मोड़ लेता है। वो लड़की विशाल को उसका बदन देखते हुए देख लेती है और विशाल से पूछती है, अरे आ गए तुम, जरा अपने बारे में कुछ बताओ। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, दरवाजा खुला था और मैं गलती से यहां आ गया। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अपने बारे में बताना शुरू करो, मैं सुन रही हूं। विशाल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा नाम विशाल वर्मा है। मुझे अपने पापा की दुकान नहीं संभालनी, अपना एक कैफे खोलना है। अभी कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई बाकी है, पर मुझे काम करना है। मुझे खुद अपने दम पर कुछ करके खुद को सबके सामने साबित करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विशाल की बातें सुनकर वो खूबसूरत लड़की, जो कि होटल राजमहल की मालकिन होती है, काफी इंप्रेस हो जाती है। तभी वो लड़की अचानक से बाथ टब के बाहर बिना कपड़ों के निकल जाती है। विशाल उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। उस लड़की का गोरा मखमल सा कोमल बदन, खूबसूरत गोरे पांव, लंबी पतली पतली नाजुक टांगे, सुंदर वृत्ताकार नाभि, बेहद खूबसूरत गोल उभार,
पतली लंबी सी गर्दन जिसके बीचों बीच एक दिल होता है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा होता है। उसके कुछ कहते लब, गालों पर डिंपल और झील सी गहरी आंखें। ये सब देखकर विशाल जैसे पागल सा हो जाता है और उसके बदन में एक आग सी लग जाती है। विशाल की नजर मालकिन के बदन से हट ही नहीं रही होती। एक तरफ उसका दिल उसे उस लड़की से जाकर लिपट जाने को कह रहा होता है और दूसरी तरफ उसका दिमाग उससे दूर देखने को कह रहा होता है। तभी मालकिन अपने बदन को तौलिए से पोंछती हुई, आहें भरती हुई विशाल से पूछती है, एम आई ब्यूटिफुल? विशाल, जो कि अपने ख्यालों में उस लड़की से बेहद प्यार कर रहा है, उसके होठों को चूम रहा है, फटाफट कहता है, यस, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। मालकिन कहती है, श्श, धीरे बोलो विशाल, यहां काम करने की बस यही शर्त है कि धीरे बात करनी है, क्योंकि तेज बोलने से गेस्ट्स डिस्टर्ब होते हैं। यू आर हायर्ड। लड़की से बातें करने के दौरान भी विशाल की निगाहें पूरी तरह से उसके बदन पर ही टिकी होती हैं और उस जगह से वापस जाने का उसका मन ही नहीं कर रहा होता है। वहीं विशाल की आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही होती है। मालकिन ने कहा, आप जाकर अपना काम करोगे या मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? विशाल ने अपने आप को संभाला और वापस रिसेप्शन की ओर जाने लगा। बाहर जाते हुए विशाल को रोककर मालकिन ने कहा, अच्छा सुनो, टाइमिंग्स 11 से 4 है, पर तुम 3:30 बजे तक घर चले जाना, ठीक है? विशाल ने हाँ में सर हिलाया और ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। रिसेप्शन पर आकर विशाल बैठ तो गया था, लेकिन रह रहकर उसे अपनी मालकिन का ख्याल आ रहा होता है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार करना चाहता है कि तभी उसकी नजर वहां पड़े पुराने से कंप्यूटर पर चली जाती है। वो जैसे ही उस कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, कुछ ही देर में उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक से एक वीडियो नजर आने लगता है। वीडियो में उसकी मालकिन बिना कपड़ों के मुस्कुराते हुए एक तरफ देख रही है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है और अचानक से एक भयानक सा बदसूरत चेहरा कैमरे के स्क्रीन पर उभरता है और कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ही बंद हो जाता है। यह देखकर विशाल शॉक्ड रह जाता है। तभी विशाल की नजर पास में पड़ी एक प्लेट पर पड़ी, जिसे देखकर विशाल बेहद डर गया, क्योंकि उसके सामने एक प्लेट पड़ी थी और उसे लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा होता है। विशाल डरते डरते वो कपड़ा हटाता है और सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उस प्लेट पर एक आदमी का कटा हुआ सर पड़ा होता है और उस पर कीड़े भिन भिना रहे होते हैं। यह देखकर विशाल अपनी कुर्सी पर चढ़कर बैठ जाता है और डर के मारे ना चाहते हुए भी जोर से चिल्लाता है। तभी उसे चारों तरफ से श्श की आवाज सुनाई देती है। विशाल की आंखों में दहशत तैरने लगती है और वो चारों तरफ नजर घुमाता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। ये देखकर विशाल की हालत खराब हो जाती है और तभी वहां लगी वॉल क्लॉक बजने लगती है और विशाल घड़ी की तरफ देखता है तो 3:30 बज रहे होते हैं। विशाल फटाफट अपना बैग उठाकर होटल से बाहर की ओर जाने लगता है। विशाल तेजी से होटल के दरवाजे तक दौड़ता है। विशाल जैसे ही दौड़ रहा होता है, उसे अगल बगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अपने साथ साथ विशाल को किसी और के दौड़ने का एहसास भी होता है। किसी की तेज सांसों की आवाज सुनाई पड़ती है। विशाल तभी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तेजी से दौड़ने के कारण वो बाहर आकर गिर जाता है। तभी होटल का दरवाजा धप की आवाज से बंद हो जाता है, जैसे कि किसी ने खुद से उसे बंद किया हो। अपने आप को संभालते हुए विशाल खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक करता है। डर के कारण विशाल गहरी सांसें ले रहा होता है। वहीं रुककर विशाल टैक्सी की वेट करते हुए सोचता है, ये सब अभी क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो लग रहा है मुझे इस जॉब के लिए मना कर देना चाहिए। तभी विशाल को होटल के अंदर से बहुत से लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए विशाल अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर विशाल हक्का बक्का रह जाता है,
चारों तरफ आग लगी होती है। हैं? अभी तक तो सब ठीक था। जब मैं बाहर निकला तो ये अचानक से यहाँ आग कैसे लग गई? विशाल भागकर रिसेप्शन की तरफ जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चारों ओर चिताएं जल रही होती हैं। विशाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि ये सब उसके सामने हकीकत में हो रहा है। तभी उसे चौंकाते हुए पीछे से एक आवाज आती है। विशाल, मैंने कहा था ना तुमसे कि 3:30 बजे तक वापस चले जाना। फिर यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो होटल राजमहल की मालकिन भी एक चिता में जल रही होती है। चारों तरफ जलती चिताओं का आलम देखकर विशाल वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। सुबह जब विशाल की आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त अमन के घर पर बिस्तर पर से उठता है। विशाल इस होटल राजमहल में नौकरी करने के लिए जयपुर से कुछ दूरी पर पड़ने वाला गांव दौसा से यहां जयपुर में अपने दोस्त अमन के घर रुकता है। वो खुद को कमरे में देखकर बड़बड़ाता है। मैं यहां कैसे? मैं तो वहां होटल में था ना, और वहां कल रात आग लग गई थी और वो मालकिन आग में जल रही थी। इतनी सारी चिताएं थी वहां। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी विशाल अपने कमरे से उठकर बाहर ड्राइंग रूम में जाता है और उसे देखकर अमन के दादाजी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। विशाल सहमी आंखों से दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादाजी, जब से मैंने वो राजमहल की नौकरी ली है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और कल मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया हूं। दादाजी विशाल की आंखों में देखकर कहते हैं, विशाल, तुम अकेले वहां से वापस नहीं आए हो? दादाजी की ओर देखकर विशाल हैरान रह जाता है। आखिर क्या राज है इस होटल राजमहल का? विशाल के साथ कौन आ गया है? दादाजी कौन है और वो कैसे सब जान पा रहे हैं? विशाल कैसे इस परिस्थिति से निकलेगा? आगे की